बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरियत तरमीमी कानून सीएए और एनआरसी की मुखालफत में लखनऊ समेत यूपी के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में जो तशद्दुद हुआ था वो एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश को अंजाम देने में पीएफआई नाम की तंजीम का अहम रोल सामने आ रहा है। आज भी यूपी के अलग अलग शहरों से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के 25 कारकुनान हिरासत में लिए गए हैं। इससे पहले लखनऊ, दिल्ली और शामली से भी इस तंजीम के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पीएफआई ने बेहद मुनज़्ज़म तरीके से, बहुत ही प्लान वे में इस तरह से इस तशद्दुद को बरपाया। लोगों को पहले उकसाया गया, मैसेजेस भेजे गए और फिर उन्हें तशद्दुद पर आमादा किया गया। पुलिस का कहना है कि पीएफआई एक शिद्दत पसंद तंजीम है और जुनूबी हिंद में काफी सरगर्म है। पिछले कुछ महीनों से ये उत्तर प्रदेश में तेजी से अपने पैर जमा रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि 2001 के दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के चलते जब सिमी पर बैन लगाया गया तो उसका ये कैडर पीएफआई में ट्रांसफर हो गया है। अब यूपी में पीएफआई को बैन करने की बात चल रही है और इसके लिए यूपी सरकार की वजारत दाखिला को सिफारिश भी की गई है। साथ ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम जांच करेंगे कि इनका सिमी से कोई लेना देना तो नहीं है और साथ में इनकी फंडिंग कहां से हो रही है, इनको कहां से, यह भी सामने आ रहा है कि आईएसएस से इनकी फंडिंग है, यह भी बात निकल कर सामने आ रही है। इल्जाम है कि मुबैना लव जिहाद और लिंचिंग के खिलाफ मुतनाज़ा पोस्टरबाजी में भी पीएफआई के लोग पहले भी हिरासत में लिए गए थे। बेखौफ जियो बाइज्जत जियो जैसी इश्तियाल अंगेज पोस्टर भी सुर्खियों में 2018 में रहा था। यह पीएफआई ने ही लगवाया था। पीएफआई जैसी तंजीमों का तरीकाकार भी ये बताता है कि किस तरह से, जैसा कि इन पर इल्जाम है कि जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से अगर तशद्दुद, वाकई जो इल्जाम इन पर लग रहा है, जैसा कि पुलिस का कहना है, अगर ये इस तरह के तशद्दुद को कर रहे हैं तो फिर जिस भी तहरीक को किया जा रहा है, इस वक्त जो सीए के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, वो तहरीक ही अपने आप में बर्बाद हो जाती है। या तो आप तहरीक के खिलाफ हैं या फिर पूरी कौम के दुश्मन हैं। अगर आपका तरीका ये है, ये भी निकल करके फिर बात सामने आती है। तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आए हैं, पहले मैं आपको वो सुनवाऊंगा, फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है। पीएफआई की बहुत भूमिका आ रही है सामने में। तो होम मिनिस्ट्री इस बारे में सबूत देकर तय करेगा। उनके खिलाफ बहुत मर्डर और किडनैपिंग के आरोप हैं, वो उनका और सिमी का अंतरंग संबंध है। लेकिन इस बारे में कुछ भी निर्णय होम विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो हमारी एजेंसियों ने उसको देखा, समझा और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई केरला में गठित की गई और केरला में गठित इसका किया गया और इसका काम जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में बहुत तेजी के साथ में बढ़ गया था। तो ये तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत तेजी से इस पर काम करके इनको पकड़ लिया, क्योंकि हम पहले से भी प्रश्न उठा रहे थे कि सिमी जब एक आतंकी संगठन हमारी बैन हुई, हमारे देश में उसको आतंकी संगठन बैन किया गया, उसके जो कार्यकर्ता, उसकी जो आइडियोलॉजी के लोग थे, वो घूम तो हिंदुस्तान में ही रहे हैं ना। इससे पहले आपको याद होगा कि एक यहां पर नदवे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक हुई। आखिर जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लेकर ये सबकी बात आ गई थी कि हम सब मानेंगे, इसकी जो भी निर्णय आएगा हम इसका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद उस निर्णय आने से पहले ही क्यों ये उथल पुथल शुरू हुई। फिर जब निर्णय आ गया, शांतिपूर्ण सौहार्द के साथ सारी चीजें लोगों ने एडमिट की, लेकिन वही एक संगठन थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी उसमें शामिल है, कि उन्हीं के एक प्रवक्ता जो कि सिमी के पूर्व अध्यक्ष रहे, ये जो संगठन हैं जो दूसरे देश से संचालित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं आईएसआई जो है, आप समझ सकते हैं कि आईएसआई क्यों यहां चाहेगी, क्योंकि इस तरह की चीजों से उथल पुथल करके हमारे देश में एक माहौल खराब करने का प्रयास किया गया। सिमी ने एक तरह से अवतार धारण किया और पूरे उपद्रव, पूरे अराजकता, पूरे आगजनी, पूरे बलवे के पीछे विशेष तौर से पीएफआई का ही हाथ था और उसकी जांच के माध्यम से सच भी सामने आ रहा है। सिमी किसी भी रूप में अगर प्रकट होगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इस प्रदेश में, देश में किसी भी प्रकार का देशद्रोही आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसे प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है, प्रतिबंधित किया जाएगा। पीएफआई को लेकर आपने लेटर लिखा है, क्योंकि पीएफआई का एक बड़ा रोल निकला था। कुल 22 लोग करीब करीब गिरफ्तार भी हुए हैं और पहले से ही हिंसा मामले में पीएफआई का रोल रहा था। तो आपने कुछ लेटर लिखा है? जी, हमने रिकमेंड किया है कि उसे बैन कर दिया जाए। मेरे 5 सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा चलेगी और फिर मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमारा आज का पहला सवाल है कि क्या प्रोटेस्ट के दौरान हुए दंगे का जिम्मेदार पीएफआई है, ये तंजीम है? दूसरा सवाल, किन सबूतों और हकीकतों की बुनियाद पर पीएफआई पर पाबंदी लगाने की तैयारी हो रही है?
इस पर भी गौर खोज किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। आईएसआई से इनकी फंडिंग की बात भी सामने आ रही है, जैसा कि यूपी के मिनिस्टर मोहसिन रजा कह रहे थे। क्या पीएफआई में, तीसरा सवाल, क्या पीएफआई में ज्यादातर वही लोग हैं जो सिमी जैसी पाबंदी शुदा तंजीम में है? चौथा सवाल है मेरा, क्या पीएफआई को बाहरी मुल्कों से फंडिंग हो रही है, जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि एजेंसियां कह रही हैं और जिसकी जांच शुरू की जा रही है? पांचवा सवाल, क्यों हमेशा पीएफआई और तनाजात का चोली दामन का साथ रहा है? यह भी एक अहम बात है। पीएफआई की कारकर्दगी ऐसी क्यों है, इस पर भी बात करने की जरूरत है। जामिया मिलिया इस्लामिया में दिल्ली में जब पूरा मुजाहरा हुआ, उसके बाद ये जामिया के लोग भी कहते हैं कि बाहरी लोग आ गए थे। तो बाहरी लोग कौन थे, इस पर भी बात करने की जरूरत है। क्या ये वही लोग थे? क्या पीएफआई के लोग थे? क्या इस तरह की तंजीमों के लोग थे? क्या किसी साजिश के तहत इस तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके बाद तशद्दुद हुआ, जिसके बाद ये पूरा मुजाहरा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहा था? बहुत सारी बातें हैं जिस पर की चर्चा करने की जरूरत है। मेरे साथ बहुत खास मेहमानों का पैनल है, आइए उनका तारुफ आपसे करवा दूं। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से सैयद यासिर जिलानी स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कौमी तर्जुमान भी हैं। सर खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त मीरान हैदर साहब हैं, जामिया रिसर्च स्कॉलर हैं, जामिया जो कमेटी है उनकी, उसके मेंबर भी हैं। आपका खैर मकदम है मीरान हैदर साहब। हमारे साथ इस वक्त विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। और मेरे साथ संजय के चड्डा साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, आइन के बड़े जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। संजय चड्डा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। यूपी सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की बात कह रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप आइन के जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, ये तंजीम जो है लोगों के बीच में काम कर रही है जैसा कि बताया जाता है, और ये अपने आप को एक समाजी तंजीम कहते हैं और एनजीओ अपने आप को बताते हैं, और अभी ये काम कर रहे हैं। झारखंड में इन पर बैन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये बैन करने की जो तरीकाकार होता है वो क्या होता है, और कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जिनके चलते किसी भी तंजीम को बैन किया जा सकता है कानून के मुताबिक? देखिए, 1967 में एक लॉ बना था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। इसमें क्या था कि अगर इसमें सरकार के, जो हमारी मरकजी सरकार है, उसके पास पूरा उनको अधिकार है कि अगर कोई जो तंजीम है या कोई बॉडी है वो किसी भी तौर पे देश के खिलाफ काम कर रही है या किसी भी तौर पे वो गलत काम कर रही है जो कि देश के लिए हितकारी नहीं है, तो उसको वो बैन कर सकती है। लेकिन उसमें सब्सटैंशिएटिंग प्रूफ्स होने चाहिए, वो दिखाएं कि इस तरीके से ये चीजें, ये गलत चीजें हो रही हैं। और अभी तक हमारे मुल्क में पिछले 70 साल के इतिहास में बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं जिनको बैन किया गया, उसमें कई आतंकवादी संगठन भी हैं जिनको बैन किया गया, और सिमी भी है, और तमाम सारे हैं जिनको बैन किया गया डिफरेंट ओकेजन्स पे। इसमें एक और ये भी है प्रोविजन कि अगर कोई तंजीम को बैन किया जा रहा है, और मतलब आजादी के समय में मेरे ख्याल से आरएसएस को भी 2-1 दफा बैन किया गया है, तो इस तरीके से किसी भी संस्था को बैन किया जा सकता है, और उस संस्था के पास ये अख्तियारात हैं कि वो उसकी अपील भी कर सकती है कि अगर हमें बैन गलत किया गया, इसके लिए हम वो कर रहे हैं। पहले जैसा मैंने अभी बताया आपको, इस पर्टिकुलर कानून के तहत। आज जो अब हम पीएफआई की बात कर रहे हैं, पीएफआई का जो जिसे कहते हैं कि शुरुआत हुई थी 2006 में, और ये संस्था जो है ये केरल में चल रही थी, और केरल से आज सडनली जो संशय लोगों के मन में आ रहा है कि क्यों ये पीएफआई, एकदम कहीं ऐसा तो नहीं, जो आवाज उठ रही है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक जो उत्तर प्रदेश शासन है उसकी नाकामयाबियां जो हैं उनका ठीकरा फोड़ने के लिए कि चलो भाई किसी को तो पकड़ना है, इसको बताओ इन्होंने किया है, ये एक बहुत बड़ी आवाज उठ रही है। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर तो ये लोग सही में इन्वॉल्व हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार का खुफिया तंत्र इतना पंगु हो चुका, इतना मोहसिन रजा क्या कह रहे थे, आपने ठीक से सुना नहीं संजय चड्डा जी, वो ये कह रहे थे ना कि हमारी एजेंसियों ने बहुत जल्दी ये पता लगा लिया कि इसके पीछे कौन लोग हैं, और उनको हिरासत में लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग पीएफआई की गिरफ्तार हुए। यही एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि सारी चीजें हो गई सब, अब कहां किसको इसके लिए
बनाया जाए कि कौन इसके लिए, किसने किया है ये सब कुछ, तो आपने इसको पकड़ लिया। 100 करोड़ रुपए इनके अकाउंटों में आ गए आपके हिसाब से। कई लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कई सारी जो है इन्होंने जो है जो बैनर्स और तमाम चीजें हैं वो इनकी मिल गई। सडनली ये सब कुछ हो गया। क्या ये एक दिन में सारी चीजें? संजय चड्ढा जी, आप भी जानते हैं पहले भी इस पर कार्रवाई हुई है। ये मॉब लिंचिंग के खिलाफ इन्होंने एक पोस्टर लगाया था, 2018 में एक पोस्टर जारी किया था। उसमें बहुत सारे लोग एक शख्स पर चाकू तलवार ताने हुए हैं और क्या ये लोग उस पर देते हैं, बेखौफ जियो, जियो बाइज्जत जियो। और उसके पीछे का जो नोट था, जो दिख रहा है जी जी, ये पोस्टर मैं आपको दिखा रहा हूं। उसके पीछे का नोट ये था कि जब आप पर हमला हो या इस तरह का हो तो आप भी 2-4-6 को मारकर मरे। मतलब तशद्दुद के लिए आमादा करने की कोशिश में इन पर कार्रवाई भी हुई थी। उस वक्त भी इनके कुछ लोग हिरासत में ले गए थे। ये जी, ये इसी पोस्टर की तस्वीर है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, क्या एक पोस्टर से आप पूरी तंजीम को बैन कर लव जिहाद में सर जो इल्जाम लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस कह रही है। अगर ये पुलिस कह रही है, बार बार जो इन पर कार्रवाई हुई है केरला में लव जिहाद को लेकर के, कन्वर्टेशन को लेकर के इन पर कार्रवाइयां हुई हैं इनके लोगों पर। बिल्कुल ठीक बात जी। अगर ये, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर ये तंजीम है जिसने सारी ये चीजें की हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानून है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहीं जो इसमें दिख रहा है वो आपने तमाम जो चीजें आज हो रही हैं, आप रिकवरी कर रही है सरकार जो कभी पहले नहीं हुई, जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये इस यासिर जिलानी साहब जवाब दीजिए। वो ये कहना चाह रहे हैं, आप तो अच्छे से समझ गए ना वो क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी एजेंसियां फेल है, आपकी एजेंसियां फेल है। पहले आप लोगों को एंटर होने देते हैं, फलने फूलने देते हैं, उसके बाद जब तशद्दुद बर्पा होता है उसके बाद आप लोग कार्रवाई करते हैं। मतलब आप लोगों की नीयत भी गड़बड़ है, एजेंसियां भी आपके फेल है। वो ये कहना चाह रहे हैं। संजय चड्ढा जी, मुझे आप ये कहना चाह रहे हैं ना सर? मेरा बिल्कुल ये कहना है। ठीक है सर, हो गया। आज ये सिर्फ इन्होंने कि ठीक रहा। संजय जी हो गया, हो जवाब गया। दीजिए। मैं मुझे बहुत हैरानी है इमरान साहब कि आज संजय चड्ढा जी जैसे गंभीर आदमी जो बहुत संजीदगी से अपनी बात को रखते हैं, आज पट्टी नहीं लगाया आंखों पे, अंधे हो गए। आप किसकी आप पैरवी कर रहे हैं? आप वकील हैं, पैरवी कर रहे हैं बैठ के 15 मिनट से जिन लोगों ने, जिनके पास टेरर फंडिंग के नाम पे पैसा बाहर से आ रहा है। संजय जी जरा सा पता करिए। नहीं सुन लीजिए, बता रहा हूं कहां फेल अगर पकड़ लिया होता, अगर पकड़ लिया नहीं, सुनिए तो सही। ये जो पूरा का पूरा आडंबर उन्होंने खड़ा किया है नफरत का, जो नफरत उन्होंने फैलाया, नहीं तो आप बताइए कि जब एहतजाज, अब सुन लीजिए, आप बहुत संजीदगी से बात करते हैं, जब आप बोलते हैं मैं चुप रहता हूं। आज मैं इसलिए जवाब दे रहा हूं आपको कि मैं आज बहुत, आपका जो एक पूरा का पूरा रूप है मुझे अलग सा दिखाई दे रहा है। जब एहतजाज शुरू हुआ, आंदोलन शुरू हुआ, तो एहतजाज और प्रोटेस्ट करने का राइट, आप वकील हैं, जानते हैं आर्टिकल 19 आपको, आप हमारे संविधान, हमारा आईन और दस्तूर जिसकी बार बार इमरान साहब दुहाई देते हैं, वो देता है। और लड़के कर भी रहे थे। आप छोड़ दीजिए जो उत्तर प्रदेश की बात, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं। वो प्रोटेस्ट चल भी रहा था और प्रोटेस्ट 2 दिन बहुत शानदार था। सडनली कैसे हिंसा आ जाती है उसके अंदर? ऐसा कौन सी ऐसी क्या बात आती है कि कुछ लोग इस तरह के कैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सरकार की प्रॉपर्टी है, जो गरीब लोगों की प्रॉपर्टी है, उसमें आग लगाते हैं, उसमें भड़काने का काम करते हैं। मैं इस पे भी नहीं आता हूं। मैं आता हूं जो पीएफआई के काम करने के तरीके पे, जो संगठित और सुनियोजित तरीके से पीएफआई काम करती है। आपने एक पोस्टर देखा है, आपने उसके पैम्फलेट नहीं देखे, आपने उसके जो कारकुन हैं, जो इलाकों में जाके काम करते हैं और जो कहते हैं कि अगर आपको किसी तरह की कोई बात आ रही, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि संविधान के खिलाफ तक अगर आपको लड़ने मरने की बात आ जाए तो आप करिए। ये पीएफआई के काम करने का तरीका है, मोडस ऑपरेंडाई जो है उनका बेहद खतरनाक है भारत में। सिम्मी जिस तरीके से, सिम्मी आपने खुद कहा कि आपके लाइक माइंडेड लोगों ने सिम्मी को बैन किया था, आपने बताया, और मुझे भी जो मेरी रिसर्च है मुझे मालूम है। लेकिन आप बताइए कि सिम्मी के ही क्यों लोग जो पूर्व के रहे हुए सिम्मी के साथ जो काम करते थे, बाद में उन्होंने पीएफआई में आ गए। और पीएफआई ने अपने काम करने का तरीका इमरान साहब ऐसे बदला है कि पीएफआई के बाद एसडीपीआई लेके आ गए। आप बताइए कि केरला से लेके और सीरिया तक ये तो पूछ रहे हैं ना, केरला से लेके उत्तर प्रदेश में 2017 से बनी सरकार क्या कर रही थी? वो ये पूछ रहे हैं कि मरकज की हुकूमत पीएफआई से क्या कर रही थी? आप सब बता रहे हैं, यहाँ से जिलानी साहब ये नहीं बता रहे कि एजेंसियों को खबर नहीं थी, एजेंसियों को ये बात पता नहीं चलती। मानेंगे ना, आप लॉ को मानते हैं, अक्यूज थे, टेरर फंडिंग में उनका नाम है, सीरिया तक लड़कों को भेजा है भारत से। ये इस वक्त की सरकार ने नहीं कहा,
जो आपके लाइक माइंडेड सरकार पिछले 6 साल पहले थी, उन्होंने कहा है, भारत के लोगों को बताया है। ये देखिए, मैं सिर्फ ये इस पे कहना चाह रहा हूं कि आप एहतजाज करिए, आप प्रदर्शन कीजिए। आपने 30 बेकसूर लोगों की हलाक जो जान हुई नहीं तो है, यासीन साहब बहुत अच्छा बोलते ये पीएफआई जैसे बहुत लोग अच्छा बोलते हैं, अगर लेकिन नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते आप। बताइए ना, सवाल आपने जो किया। जब एजेंसियों को सब पता होता है, आपको सब पता है कि ये लोग इनका क्या स्ट्रक्चर है, इनका क्या साहित्य है, क्या क्या ये लेकर के चलते हैं, तो देखिए ना, उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं होती? जब इतना बड़ा तशद्दुद हो जाता है तब आप लोगों को निकाल के पकड़ रहे हो और बता रहे हैं कि पीएफआई के लोग। आप तो संविधान के जानकार हैं। जब इनको लग गया कि एक संगठन इसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व था, तब जो हमारी एजेंसीज हैं उनकी तरफ उनका ध्यान हुआ। उनको लग रहा था कि जैसे हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में तमाम एहतजाज और प्रदर्शन किए, लाठियां खाई हैं, पुलिस की लाठियां खाई हैं, ऐसा नहीं है। और मैं तो खुद जामिया मिलिया इस्लामिया का छात्र हूं। जनरल जकी और मुशीरुल हसन जैसे वाइस चांसलर के जमाने में हमने वो एहतजाज किए हैं, लेकिन हमने एहतजाज का रास्ता कभी हिंसा की तरफ ले जाने की जो लोग कोशिश करते थे, उनसे जो छात्र और छात्राएं उस वक्त की थी, वो अलग हो जाते थे। वो ऐसा नहीं है कि इस तरह का माहौल हमारे समाज में हमेशा रहता है। जामिया के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो और विस्तार से आपको यहां बताएंगे। जिलानी साहब वो क्या कहते हैं, बाबरी मस्जिद मामले में जब फैसला आया राम जन्मभूमि, लिखते हैं बाबरी मस्जिद पर फैसला इंसाफ के खिलाफ, सीधे तौर पर आईन पर सवाल। तो बताइए, सुनिए ना, फिर ये लव जिहाद को लेकर के इनका जो है ये कन्वर्टेशन, और उससे लव जिहाद के जरिए कन्वर्टेशन में ये लोग लगे हुए थे। मतलब वक्त वक्त पर इनका आता रहा है। मेरा सवाल ये कि जब सब आपको पता चलता रहता है तो फिर उस वक्त भी क्या हुआ? उनके जगह जगह दफ्तर खुले हुए हैं, जगह जगह उनके कारकुनान हैं। अभी 40 से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो लोग, प्रेस नोट जारी करते हैं, फिर क्या कर रही है एजेंसियां? और आप यहाँ बैठ करके उनके पूरा इससे पहले खाका लेकर मेरे सामने मेरे प्लेटफॉर्म पर बैठे। अब अपनी एजेंसियों के बारे में बताइए। संजय चड्ढा ने जो कहा वो क्या गलत था? इससे पहले भी सुन लीजिए, मैं इससे पहले जिस डिबेट में था उसमें पीएफआई के एक रिप्रेजेंटेटिव आरिफ सिद्दीकी थे। मैंने उनसे भी ये सवाल किया, वो जवाब नहीं दे पाए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब 48 और 40 घंटे में पुलिस और सरकार चौकन्नी हुई है और कोशिश कर रही है कि इन लोगों को अब पकड़ने का जो जाल बिछाई है हमारी एजेंसियों ने, तो संजय चड्ढा जैसे लोग देखिए कितना बड़ी बातें कर रहे हैं। आप तो आंदोलन करा देंगे इसी बात पे, क्योंकि सरकार अगर जगी हुई है अब, तो आप कम से कम उनके साथ खड़े होइए। अरे क्या बात कर रहे हैं? तो आप बताइए ना, हमारे यहाँ जो क्राइम मैं लौट रहा हूँ विश्वविद्यालयों में लड़कों को भड़का देंगे, माहौल खराब कर देंगे। जामिया इस्लामिया और एमयू जैसे विश्वविद्यालय जो इदारे हैं जहां से इत्तेहाद, अखलाक, भाईचारा का दरिया बहती है, गंगा बहती है, वहां से आप नफरत की बीज को पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे। ये नहीं मालूम था सरकार को, ये मालूम होता है तो पहले सख्त से सख्त पीएफआई पे सवाल लेकर जा रहा हूं। मीरान हैदर, आप लोग तो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जब आप लोगों को, जब इतना तशद्दुद शुरू हुआ, जिस तरह का आप ही लोगों का कहना है, आप लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि आपके बीच में कुछ दूसरे लोग आ गए, कुछ इस किस्म के लोग आ गए हैं? जैसा कि आसिफ जिलानी भी कह रहे हैं कि 2 दिन तक तो बहुत अच्छा तशद्दुद, बहुत अच्छा मुजाहरा चला, बहुत अच्छा एहतजाज चला, लेकिन उसके बाद एकाएक तशद्दुद हुआ, सोची समझी साजिश है। आप लोगों को कभी इस बात का एहसास नहीं हो कि अचानक ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो रहा है? इस पे हम लोगों ने पूरा स्टडी किया, तमाम तरह की चीजों। जो फ्राइडे में हमारा पार्लियामेंट मार्च का जो कॉल दिया गया था यूनिवर्सिटी कैंपस से, वो यूनिवर्सिटी कैंपस से जैसे ही शुरू हुआ और 100 मीटर आगे बढ़ा होगा, वो कैंपस का बाउंड्री था, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ था और स्टूडेंट कोशिश किए बैरिकेडिंग पे, जैसा कि हमारी कोशिश होती है कि हम आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने जिस ब्रूटलिटी के साथ पहले ही दिन फ्राइडे में लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, वो भी काफी प्राइम टाइम का न्यूज बना था, वहां पे भी सैकड़ों स्टूडेंट्स घायल हुए। तो स्टूडेंट्स को ये लगा था कि पुलिस हमें जबरदस्ती पावर का और सिस्टम का इस्तेमाल करके दबाना चाहती है। फिर सैटरडे का हमारा आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण चला कैंपस में। संडे को गांधी पीस मार्च हमारा इलाके में थोड़ा बहुत हुआ ताकि लोगों को हम एजुकेट कर सके इस पूरा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। संडे में जब हम मार्च करके वापस अपने कैंपस में बैठे हुए थे, तो संडे एक ऐसा दिन होता है जहां पे लोकेलिटी में जो भी रहने वाले लोग हैं, वो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वर्किंग लोग होते हैं, उनकी छुट्टियां होती हैं। तो वो छुट्टी वो लोग भी आके ज्वाइन किए उस प्रोटेस्ट को। कुछ की ख्वाहिश थी कि हम आगे बढ़े। हमने यूनिवर्सिटी कैंपस में स्टूडेंट्स को कहा कि नहीं, हमारा चूंकि प्रोटेस्ट कैंपस में चल रहा है और कैंपस के बाहर एक बार ऑलरेडी हमने जाने की कोशिश किया, इस बार हम नहीं जाएंगे। तो कुछ लोकेलिटी के प्रोफेशनल लोग, तसद्दुद मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, प्रोफेशनल लोग जो जिनके अंदर एक होता है कि 7-5 दिन वर्किंग करते हैं कि अब आज समय मिला है तो गवर्नमेंट के जो नीति है उसका हम लोग बहिष्कार करें, उसके खिलाफ अपना मुजाहरा करें। और मार्च करते हुए कुछ स्टूडेंट्स भी थी, आगे बढ़े, 2 किलोमीटर आगे चले गए, वहां पे मथुरा
एक्सप्रेसवे है, 2-2.5 किलोमीटर जामिया कैंपस से डिस्टेंस है, वहां पे उन्होंने जाकर मथुरा एक्सप्रेसवे को ब्लॉक किया। ब्लॉक करते ही वहां पे पुलिस का लाठी डंडा शुरू हो गया एक्सप्रेसवे पे। वहां पे जामिया के भी कुछ स्टूडेंट्स थे, सेक्शन मिला जुला था, और वहां पे जो थोड़ा बहुत वायलेंस हुआ, आप सब वाकिफ है उससे, उसमें पुलिस का भी रोल काफी क्वेश्चनेबल रहा। हमने भी जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की कि आखिर क्यों। अब बात आते हैं मीरान हैदर, एक बात और सुन लीजिए, जामिया प्रशासन क्या कहता है? बाहरी लोग यूनिवर्सिटी में आ गए थे, कैंपस में आ गए थे। ये आपकी जो वाइस चांसलर हैं उनकी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये खुद भी तो मान रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इमरान जी खुद भी मान रहे हैं कि बाहर के लोग शामिल थे। हमारा कैंपस का ओपन रोड है, ओपन रोड है, ओपन रोड में हर कोई आने जाने पे किसी का रोक नहीं है। गवर्नमेंट भी आती है, पुलिस भी आती है, हर कोई आता जाता है। लेकिन जब वो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब वहां पे हमें खबर मिली, तो हमने सारे स्टूडेंट्स को कैंपस के अंदर कर लिया। स्टूडेंट्स अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस से पुलिस मार्च करते हुए कैंपस में आई, मेरे आंख के सामने मैं विटनेस हूं, मुझे भी आंसू गैस के गोले लगे, और लगातार पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागना शुरू कर दिए। पुलिस किसके इशारे पे कैंपस के चारों तरफ से ताले तोड़ के, बाउंड्री तोड़ के, गेट तोड़ के इंटर की, इतना कम से कम 400 से 500 आंसू गैस के गोले दागे गए। जो भी स्टूडेंट्स मिला, जो भी लड़कियां मिली, लाइब्रेरी में जो भी पढ़ रहा था, जो वॉशरूम में, किसी को नहीं बख्शा गया। मतलब 200 से ज्यादा अब इसमें सवाल किसने दी? एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी ये वाइस चांसलर, एग्जैक्टली ये हमारा सवाल है। और जब वो कहती हैं मैडम कि बाहर से लोग आ गए थे, तो क्या माना जाए? वो बाहरी लोग कौन थे? क्या इस तरह की तंजीमों के लोग थे जिन्होंने 2 दिन की अच्छी शांतिपूर्ण तंजीम को अचानक से तशद्दुद पर आमादा करा दिया? जवाब मैं दूंगा सर, इसका जवाब मैं दूंगा। तशद्दुद स्टूडेंट की तरफ से नहीं हुआ था, कैंपस में हमारा पीसफुल चल रहा था। अब सवाल ये स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हुआ था तो कौन लोग थे हम इसकी मांग जिन्होंने पुलिस को उकसाया? नहीं, पुलिस को जो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हुआ था, वो पुलिस अपना जुडिशियल इंक्वायरी करके मालूम करे। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस किसके इशारे पे कैंपस में आके छात्रों पे कहर बरपाई? 200 से ज्यादा लड़के लड़कियों को सर किसने के इशारे पे तोड़ा गया? कैंपस में पुलिस किसके इशारे पे एंट्री की? यूनिवर्सिटी प्रशासन के अंदर कैसे आने दिया? क्या ये वो सवाल है कि क्या ये वो सवाल है जिनका वो कहते हैं, जिसका जवाब उनके पास है कि बाहरी लोग आ गए थे? इसमें बाहरी लोग आ गए थे, एक बात 2-3 बातें। नहीं सर, एक बात हम कहना चाहेंगे कि जब कैंपस में एंट्री हम लोग करवा रहे थे, जब हमें पता चला कि मथुरा एक्सप्रेसवे पे कुछ हादसा हुआ है, तो एक स्टूडेंट्स का आई कार्ड चेक करके हमने एंट्री कराया था। कोई भी स्टूडेंट या इलीगल लोग बाहर के नहीं घुसे थे, सारे स्टूडेंट्स थे, सारे लड़के लड़कियां थे, हॉस्टल में रहने वाले रेजिडेंशियल थे। पुलिस का रवैया ये था कि जो गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां जाके छुपी थी, गर्ल्स हॉस्टल पे जाके आंसू गैस से गोले दागे गए। पुलिस ने पुलिस की तरफ से हुआ, स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं हुआ। पुलिस ये कहती है कि जब तशद्दुद हो रहा था, उसके बाद हमें रिएक्ट करना पड़ा, हमें उसको खत्म करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। लाइब्रेरी में कौन सा तशद्दुद होता है? आप बताएं ना कि वो कौन लोग थे मैं बता रहा हूं, जिन्होंने बसों में आग लगाई या जिन्होंने तशद्दुद कराया? क्या अगर वो आप लोगों के बीच के नहीं थे, अगर स्टूडेंट्स नहीं थे, तो वो कहां से अचानक आ गए? क्या ये सोची समझी साजिश नहीं है? क्या जब जिस तरह से पीएफआई के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मेरा सवाल ये है, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक पकड़ में आ रहे हैं, तो आपकी अच्छी खासी तहरीक को, आपके अच्छे खासे शांतिपूर्ण एहतजाज को किसने बर्बाद कर दिया? इसका मैं जवाब उस पर नहीं सवाल आप लोग, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। बस एक जले चाहे 1000 जान, एक जाए चाहे 1000, जो भी वायलेंस हो निंदनीय है। गांधी के रास्ते पे चल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान बचाने की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इस देश में हजारों आंदोलन हुए जो बहुत वायलेंस हुए, चाहे जाट आंदोलन हो, गुज्जर आंदोलन हो, राम रहीम के मानने वालों का आंदोलन हो, हिंदू युवा वाहिनी का आंदोलन हो, लेकिन आज तक उस पे ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप की बात नहीं होगी। ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ पूरे देश में जो नागरिकों का आंदोलन चल रहा है, उस पूरे आंदोलन को डिमीन करने के लिए, खत्म करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जा रहा है। पीएफआई, हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन करेगी कौन था क्या था, लेकिन इस पूरे मूवमेंट को, पीपल्स मूवमेंट को, सिटीजन्स मूवमेंट को इस नाम पे आप नहीं दबा सकते कि पीएफआई बैकअप दे रही। अगर पीएफआई बैकअप दे रही, एक बात और बताइए, आप कह रहे हैं राम रहीम के जो समर्थक सड़कों पर उतरे थे, क्या उन पर पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया? 18,000 करोड़ बचाने के लिए उनके समर्थक जो मैदान में आए थे, उन पर पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। 18,000 करोड़ से ज्यादा का संपत्ति जलाई गई, कौन सा वसूल किया गया? नहीं, हम पीएफआई के स्पोक पर्सन नहीं है। सरकार इंक्वायरी करे, बीच में सरकार इंक्वायरी करे, सरकार हमारे आंदोलन को, शांतिपूर्ण एहतजाज को बर्बाद करने वालों पर भी आप सवाल नहीं करेंगे? हम पूरी तरीके से, अगर उसमें कोई ऐसे लोग आज जामिया में अनासिर आ गए थे, आज जामिया में 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए थे।
हमारे मन से कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट नहीं बोलता है, हमारे सभा में कोई एंटी सोशल एलिमेंट हिस्सा नहीं लेता है। ऐसा कहकर तो आप तशद्दुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम कंडेम करते हैं। कभी सरकार इस पे इन्वेस्टिगेशन करे, सरकार इन्वेस्टिगेशन के अंदर आकर के लोगों को मारा गया, सरकार इन्वेस्टिगेशन करे। हमारी तो मांग है, हमारी तो मांग है सरकार जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करके इन्वेस्टिगेशन करे, ये पूरा तशद्दुद कैसे हुआ, पुलिस का क्या रोल था, बाहर के लोगों का क्या रोल था, स्टूडेंट्स कितना पीसफुल तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रशासन का क्या रोल था। हमारी तो मांग है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट जज के मॉनिटरिंग में किया जाए। हमारी मांग है, हम पीएफआई को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सारी चीजों को आरएसएस के पे भी, आरएसएस का भी इंक्वायरी बैठाया जाए, पीएफआई पे भी इंक्वायरी बैठाया जाए। आपका आंदोलन बदनाम हो गया। सर कहते हैं बजरंग दल पे भी इंक्वायरी बैठा जाए, पीएफआई पे भी, सब पे इंक्वायरी बैठा जाए। ये सिटीजन्स का आंदोलन है और सिटीजन्स कामयाब हो गए अगर ये साजिश हुई है तो आप इस पर भी गौर खोज कीजिए सर। हमारा आंदोलन इतना कामयाबी से चल रहा है कि 50,000 की भीड़ से एक एम्बुलेंस भी बहुत कामयाबी से निकल रहा है। पूरा मीडिया इस चीज को दिखा रहा है। ये हमारा सत्य और अहिंसा का रास्ता है। जिन लोगों के लिए जिस आंदोलन के खिलाफ, ये जिस आंदोलन के समर्थन में, माफ कीजिएगा, आपके लीडरान सत्याग्रह पर उतर आए थे, आपके लीडर ठंड में जो है वहां बैठ गए थे, बाद में ठंड लगी तो चले गए थे और लगातार जो है सियासत कर रहे हैं, मेरठ से लेकर बिजनौर तक होकर आने की कोशिश कर रहे थे। उस आंदोलन के पीछे अगर इस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं तो फिर तो आप लोगों की सियासत पर भी सवाल उठ रहा है।